डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ट्रंप ने दी ईरान को चेतावनी, कहा ईरान वार्ता शुरू करे नहीं तो होंगे हमले। ट्रंप ने अगले हफ्ते तक का दिया अल्टीमेटम, वार्ता नहीं करेगा ईरान तो बिजली संयंत्रों और पुलों को निशाना बनाएगा अमेरिका। विश्व युवा कौशल दिवस कार्यक्रम में सीएम योगी ने प्रशिक्षण प्राप्त कर आत्मनिर्भर बने 400 युवाओं को किया सम्मानित। लॉन्च किया कौशल सारथी और कौशल सेतु प्लेटफॉर्म। कार्यक्रम में पूर्ववर्ती सपा सरकार पर जमकर साधा निशाना, कहा पहले की सरकारों की बीमार मानसिकता ने यूपी को बीमार कर दिया, आज यूपी है देश का ग्रोथ इंजन। 2029 में एक साथ होंगे लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव, बदले जा सकते हैं कानून। संयुक्त संसदीय समिति अध्यक्ष पीपी चौधरी ने की लखनऊ में घोषणा। लखनऊ में केजीएमयू के हॉस्टलों में नॉनवेज पर बैन, नॉनवेज की जगह प्रोटीन वाले शाकाहारी खाने देने के आदेश। नॉनवेज पर बैन पर सियासत शुरू, कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा खान पान और रहन सहन को नियंत्रित करना तानाशाही। जज उत्तम आनंद हत्याकांड में झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, दोषियों की उम्र कैद बरकरार, हाईकोर्ट ने की अपील खारिज। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। अमेरिकी सेना ने मंगलवार रात लगातार चौथे दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इसके साथ ही ईरानी बंदरगाहों की समुद्री नाकेबंदी भी शुरू कर दी है। अमेरिका का कहना है कि ये कार्रवाई ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए की जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान बातचीत की मेज पर वापस नहीं लौटा तो अमेरिका अगले हफ्ते से ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को निशाना बनाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर तेहरान वाशिंगटन के साथ समझौता करने में विफल रहता है तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा। ट्रंप ने दावा किया कि अगर वार्ता दोबारा शुरू नहीं होती है तो अमेरिका आने वाले दिनों में ईरान के खिलाफ अपने सैन्य अभियान को और तेज करेगा। ट्रंप ने आगे कहा कि हम कल रात उन्हें बहुत जोरदार तरीके से निशाना बनाएंगे, उसके अगले दिन भी कड़ा हमला करेंगे और फिर अगले हफ्ते उनके लिए हालात और खराब हो जाएंगे। अगले हफ्ते बिजली संयंत्रों की बारी आएगी। अगर वे बातचीत की मेज पर आकर बातचीत नहीं करते तो अगले हफ्ते पुलों की बारी आएगी। हम उनके सभी बिजली संयंत्रों और पुलों को तबाह कर देंगे। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय आया है जब पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा हुआ है और दोनों देश एक दूसरे के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी और ईरानी प्रतिनिधियों के बीच संपर्क बना हुआ है। हालांकि ट्रंप प्रशासन का कहना है कि जब तक ईरान हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य पर समुद्री यातायात पर प्रतिबंध जारी रखेगा तब तक बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान कब तक जारी रहेगा? इस सवाल पर ट्रंप ने कहा कि हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक वो उन्हें रोकने का फैसला नहीं करते। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान में जमीनी सेना भेजने की संभावना से भी पूरी तरह इनकार नहीं किया। हालांकि उन्होंने संकेत दिया कि वो अन्य विकल्पों को प्राथमिकता देना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा कभी कभी जमीनी अभियान की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमारे पास ऐसे लोग हैं जो हमारी ओर से जमीनी अभियान चलाएंगे। ट्रंप ने तेहरान पर समझौते का दबाव बढ़ाते हुए कहा कि यदि ईरान ने समझौता नहीं किया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा बेहतर होगा कि आप समझौता कर लें, नहीं तो आपके पास कोई नहीं बचेगा। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर बुधवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कौशल से स्वावलंबन, स्वावलंबन से सम्मान थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कौशल विकास और रोजगार को बढ़ावा देने वाली कई नई पहलों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कौशल सारथी और कौशल सेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए गए। साथ ही उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन और राजकीय आईटीआई से प्रशिक्षण प्राप्त कर आत्मनिर्भर बने 400 युवाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भविष्य तभी साझा होता है जब अवसर साझा होते हैं, और अवसर तब साझा होते हैं जब उस सोच की कोई सरकार हो। देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के नाते उन्होंने कहा कि इस बात की गौरव की अनुभूति होती है कि देश के अंदर ही नहीं दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा युवा वर्क फोर्स हमारे पास है।
यूपी की ये उपलब्धि है कि उन अपनी युवा शक्ति के बल पर हम इसे डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। इस स्केल को स्किलिंग के साथ जोड़कर हम यूपी की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आज इसके परिणाम हमारे सामने हैं, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने पूर्ववर्ती सपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि 2017 के पहले रोजगार के अभाव में युवा अपने माँ बाप पर आश्रित थे। हर माँ बाप अपने बच्चे को हर अपशकुन से बचाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से 2017 के पहले तत्कालीन राज्य सरकार प्रदेश की सबसे बड़ी अपशकुन बन जाती थी। युवा के लिए शिक्षा चौपट थी, कौशल विकास की कोई व्यवस्था नहीं थी। स्कूली शिक्षा हो या अन्य अभियान सभी नदारद थे। असुरक्षा का वातावरण था। युवा के सामने पहचान का संकट था। याद रखना होगा कि भविष्य तभी साझा होता है जब अवसर साझा होते हैं, और अवसर तब साझा होते हैं जब उस सोच की कोई सरकार हो। और देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के नाते हमें इस बात पर गौरव की अनुभूति होती है कि देश के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा युवा वर्क फोर्स हमारे पास है। और इस युवा फोर्स को अगर कोई मुझसे कहता है ये आपके लिए क्या चैलेंज नहीं है, मैं कहता हूं नहीं, यूपी की ये उपलब्धि है कि अपनी युवा शक्ति के बल पर ये हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। हां, इस स्केल को स्किलिंग के साथ जोड़ करके हम यूपी की इकोनॉमी को अब आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और आज उसके परिणाम हम सबके सामने आए हैं। अगली खबर, छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर पर्यावरण और संकल्प का साक्षी बना। मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत रुद्राक्ष का पौधा लगाकर शुरुआत की। उनके साथ मंत्रियों, सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने भी पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू हुआ यह अभियान मातृ सम्मान और प्रकृति संरक्षण का प्रतीक है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अधिक पौधे लगाने की अपील की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नक्सलवाद के मुद्दे पर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों तथा केंद्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में नक्सलवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हुई है। इसी उपलब्धि को लेकर सरकार विधानसभा में केंद्र के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव लाकर सदन में इसे पारित कराएगी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पर्यावरण दिवस 5 जून 2024 को एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किए, और जिसके तहत लगातार 2024 से हम लोग हर साल एक पेड़ मां के नाम से पेड़ लगाते आ रहे हैं। और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि विधानसभा परिसर में आज एक पेड़ मां के नाम से पौधा लगा रहे हैं। यहाँ पर माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष जी, हमारे दोनों डिप्टी सीएम, मंत्रीगण, विधायकगण सभी लगाए हैं, और हम लोग रुद्राक्ष का पेड़ आज लगाए हैं। अगली खबर, एक देश एक चुनाव संबंधी विधेयकों पर गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि देश में वर्ष 2029 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे। देश में बार बार चुनाव लोकतंत्र के खिलाफ है। सिविल सोसाइटी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के पक्ष में है। पीपी चौधरी की अगुवाई में जेपीसी 3 दिवसीय दौरे पर सोमवार को लखनऊ पर पहुंची थी। जेपीसी अध्यक्ष ने कहा कि हम देश में जहां भी जा रहे हैं, आम जनता एक देश एक चुनाव का समर्थन कर रही है। लोकतंत्र की असली हितधारक जनता ही है। उन्होंने कहा कि 1952 से 1967 तक 4 चुनाव एक साथ हुए थे। तब तो हमारे पास आज जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था। आज हमारे पास पर्याप्त ईवीएम भी हैं। चौधरी ने कहा कि लोकतंत्र की मूल भावना है कि चुनाव में अधिक से अधिक लोग वोट डालें, जो तभी संभव है जब चुनाव बार बार ना हो, तभी लोकतंत्र अपने सही मायनों में लागू होगा। विपक्ष कह रहा है कि एक चुनाव की अवधारणा संघीय ढांचे के खिलाफ है। जवाब में जेपीसी अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव की समय सारिणी एक होने से संघीय ढांचे की भावना का उल्लंघन नहीं होता।
50 और 60 के दशक में एक साथ हुए चुनाव ये साबित करते हैं। इसी तरह से एक साथ चुनाव कराने के लिए पर्याप्त संसाधन न होने की विपक्ष की बात भी गलत है। आज भारत इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत आगे पहुंच चुका है। देश आजाद हुआ तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे, लेकिन कांग्रेस की जो संविधान विरोधी नीतियां रही हैं, इसमें कई सरकारों को समय से पहले बर्खास्त करना, फिर चुनाव अलग अलग समय पर होना शुरू हुआ और सरकारी खजाने से बेतहाशा पैसा जो विकास के लिए खर्च होना चाहिए, गरीब के लिए खर्च होना चाहिए, किसान के लिए खर्च होना चाहिए, वो पैसा सारा का सारा चुनाव में खर्च होने लगा और इसके कारण से देश की प्रगति भी प्रभावित हुई। तो वन नेशन वन इलेक्शन का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विजन तय किया गया है उसका हम स्वागत करते हैं, समर्थन करते हैं और एक देश एक चुनाव होना ही चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल है वो देश के हित में है, देश के लोगों के विकास के हित में है, देश को तेजी से प्रगति कराने की दिशा में लिया गया एक कदम है। यही बात हमने आज माननीय संसदीय समिति के समक्ष भी बताई है कि इसे जल्दी से जल्दी लागू करना चाहिए। छोटी मोटी जो बातें चर्चा में आती हैं उनके चलते जो मुख्य बात है उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता और उन छोटी छोटी बातों को साथ में देखते हुए हमें इसे जल्दी से लागू करना होगा। कोई ऐसा विषय नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जिसके चलते इस बड़ी भावना को, इस बड़े काम को रोका जाए। इसे जल्दी से। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां अयोध्या दान घोटाले मामले में एसआईटी को विस्तृत जांच के लिए 15 जुलाई का समय दिया गया था, जिसकी मियाद अब पूरी हो गई है। एसआईटी की रिपोर्ट लगभग तैयार है, कभी भी रिपोर्ट सरकार को सौंपी जा सकती है। प्रारंभिक रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशों में एफआईआर और सीईओ की नियुक्ति शामिल थी, जिस पर कार्रवाई जारी है। माना जा रहा है कि 2 पहलुओं को एसआईटी ने सबसे अहम माना है। इसमें पहला बिंदु भर्ती प्रक्रिया रही, क्योंकि जो गणनाकर्मी जेल गए वे आउटसोर्स किए गए हाउसकीपिंग वाले थे, उनसे गिनती करवाई जा रही थी। सभी ट्रस्ट के पदाधिकारियों की सिफारिश पर भर्ती हुए थे। एसआईटी ने नियमों को ताक पर रखकर की गई भर्ती को चोरी की बड़ी वजह माना है। एसआईटी ने माना कि एसओपी के नियमों में बदलाव कर उन्हें कमजोर करने से चोरी करने की गुंजाइश बनी। एसआईटी को ट्रस्ट के ऑडिट में भी कुछ खामियां मिली हैं, उसमें और पारदर्शिता लाने समेत कुछ सुझाव दिए गए हैं। चढ़ावे में आए जेवरात को लेकर विशेष सुझाव दिए गए हैं। अगली खबर, राम मंदिर चंदा चोरी के मामले पर समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने बयान दिया है। उन्होंने राज्य सरकार ने जो एसआईटी बनाई है उसकी विवेचना पर संदेह जताया है। जहां तक एसआईटी का सवाल है, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि छोटे लोगों को फंसाया जाएगा और बड़े लोगों को बचाया जाएगा। मंदिर के आंदोलन से लेकर ट्रस्ट बनाने तक हर काम में प्रधानमंत्री शामिल थे। हमें लगता है कि इस मामले में तार दिल्ली तक जुड़े हैं। मंदिर में जो चोरी हुई उसके सिलसिले में हमारा शुरू से दृष्टिकोण ये था कि राज्य सरकार ने जो एसआईटी बनाई है उसकी विवेचना पर संदेह है। एक ऐसी जांच एजेंसी जो राज्य सरकार के प्रभाव से मुक्त हो, या तो सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान जज या संसद की संयुक्त समिति इसकी जांच करे। तो जहां तक एसआईटी का सवाल है, हमें ऐसा लगता है कि जो छोटे लोग हैं उनको फंसाने की और सही मानों में जो उसके लिए जिम्मेदार है उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। हम ये भी जानना चाहते हैं कि मंदिर आंदोलन से लेकर के ट्रस्ट बनाने तक हर काम में प्रधानमंत्री शामिल है। प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते हैं? हम कुल मिलाकर के हम ये मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री को इस बात पर बोलना चाहिए, वरना निश्चित रूप से इसके तार दिल्ली से भी जुड़े, ऐसा हमारा मानना है। केजेएमयू ने सभी 18 हॉस्टल मेस में नॉनवेज खाना पकाने और परोसने पर रोक लगा दी है। छात्र अपनी व्यक्तिगत पसंद के अनुसार ना तो बाहर से नॉनवेज खाना ऑर्डर कर सकेंगे और ना ही हॉस्टल में खुद बना सकेंगे। केजेएमयू के चीफ प्रोवोस्ट
प्रोफेसर कमल कुमार सावलानी ने हॉस्टलों की मेस और कैंटीन में नॉनवेज पर बैन को लेकर मंगलवार को आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि मेस और कैंटीन में अब मांसाहारी भोजन न तो पकाया जाएगा और न ही परोसा जाएगा। छात्र छात्राओं को पर्याप्त प्रोटीन मिले, इसके लिए उनके भोजन में शाकाहारी प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ शामिल किए जाएंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। केजीएमयू में 18 हॉस्टल हैं। अब तक यहां हर हफ्ते 3 दिन मेस में नॉनवेज बनाया जाता था। दरअसल निरीक्षण में नॉनवेज पकाने वाली जगहों पर साफ सफाई की कमी पर राज्यपाल ने नाराजगी जताई थी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यूपी की यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर भी हैं। इसी कड़ी में लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी कि केजीएमयू के हॉस्टलों में नॉनवेज पर बैन को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। केजीएमयू द्वारा वहां के हॉस्टल में मांस बनाने की रोक का वरिष्ठ कांग्रेस नेता और प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि किसी के खान पान और रहन सहन को नियंत्रित करने का भाजपा का कोई अधिकार नहीं है। ये फैसला तानाशाही वाला है। किसी को भी किसी के निजी खान पान पर, रहन सहन पर, धर्म को मानने पर रोकने का अधिकार नहीं है। केजीएमयू के प्रशासन ने जिस तरीके की रोक सरकार के इशारे पर लगाई है कि मांसाहार वहां पर ना बने, ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है, गलत है। और बीजेपी सरकार जो दूसरों को रहन सहन और खान पान पे कंट्रोल और नियंत्रण करना चाहते हैं, वो अपने नेताओं के बारे में क्या कहेंगे? जब बीजेपी के असम के मुख्यमंत्री कहते हैं कि आप गाय के मांस को घर में काट के खाइए, उनके केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू कहते हैं कि मैं गौ मांस खाता हूं, मुझे कोई रोक के दिखाए। बीजेपी सरकार में बीफ एक्सपोर्ट नंबर 1 हो गया। तो आप कैसे किसी को रोक सकते हैं? हर आदमी का ये अपना निजी अधिकार है। भारत का संविधान सबको अधिकार देता है निजी रहन सहन खान पान का। किसी को भी अधिकार नहीं। केजीएमयू में जो ये हुआ है, इसका निर्णय तत्काल वापस लेना चाहिए। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद के तत्कालीन जिला एवं स्तर न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या के चर्चित मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने इस मामले में दोषी ठहराए गए लखन कुमार वर्मा और राहुल कुमार वर्मा की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है। दोनों ने सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन अदालत ने उनकी अपील खारिज कर दी। जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने कहा कि ये घटना बेहद गंभीर और न्यायपालिका की सुरक्षा पर सीधा हमला थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मामले के रिकॉर्ड और उपलब्ध सबूतों से दोनों आरोपियों की भूमिका साफ तौर पर साबित होती है, इसलिए निचली अदालत के फैसले में दखल देने की कोई वजह नहीं है। धनबाद स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने 6 अगस्त 2022 को लखन कुमार वर्मा और राहुल कुमार वर्मा को जज उत्तम आनंद की हत्या का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। दोनों ने इसी फैसले के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री 83 वर्षीय मनान मल्लिक के निधन से राजनीतिक हलकों में शोक की लहर बनी हुई है। दरअसल पूर्व मंत्री काफी समय से बीमार चल रहे थे और मंगलवार की सुबह रांची के पल्प अस्पताल में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। कल रांची स्थित कांग्रेस कार्यालय में उन्हें अंतिम विदाई दी गई, जिसके बाद विधानसभा में उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। वहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करी और दिवंगत नेता को आखिरी विदाई दी। कहा जाए कि ये सब वो लोग हैं जो लोग देश आजादी के गवाह हैं। ये हम सब लोगों के लिए, नई पीढ़ी के लिए बहुत गौरव की बात है। निश्चित रूप से आज वो हमारे बीच नहीं है। एक लंबे समय तक इन्होंने कांग्रेस के लिए अपने आप को समर्पित किया और सबसे ज्यादा ये ऐसा व्यक्ति थे जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई किसी का गट्टा पकड़ के बाद। अगली खबर, 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर राजधानी रांची में अभ्यर्थियों और विभिन्न छात्र संगठनों ने जेपीएससी कार्यालय का जोरदार घेराव किया। इस दौरान बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आयोग कार्यालय पहुंचे और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग करते हुए प्रदर्शन को अंजाम दिया।
प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थियों द्वारा आयोग के खिलाफ नारेबाजी करने के दौरान सुरक्षा बलों के साथ उनकी झड़प भी देखने को मिली। इसी बीच आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों के समर्थन में आए आजसू छात्र विंग के सदस्यों ने एपीएन न्यूज से बातचीत में परीक्षा परिणाम को लेकर राज्य सरकार और आयोग के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए निष्पक्ष जांच, जवाबदेही और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की मांग रखी। इस वक्त हम राजधानी रांची के जेपीएससी कार्यालय के बाहर खड़े हैं, जहां पर छात्रों को लेकर, जी हां, जेपीएससी द्वारा हाल ही में जो पीटी परीक्षा में अनियमितता सामने आई है उसे लेकर एक बार फिर से आंदोलन किया जा रहा है। लगातार यहां पर आंदोलन किया जाता रहा है और आज भी इस आंदोलन की जो प्रक्रिया है उस पर हम आपको जानकारी देना चाहेंगे। आज हम लोगों का मांग है कि 14वीं जेपीएससी में जो व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है उसका सीबीआई से माननीय मुख्यमंत्री जी जांच कराते हैं। अगर वो जांच नहीं कराते हैं तो हम लोग मानेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और जेपीएससी अध्यक्ष के द्वारा सेटिंग गेटिंग किया गया है, सीट को बेचा गया है, पेपर को बेचा गया है, तभी जाकर कैसे। ये आंदोलन कब तक चलेगा? ये आंदोलन हम लोगों का लगातार चलता रहेगा तब तक कि परीक्षा रद्द नहीं हो जाता है। परिचय राहुल कुमार क्रांति, अभ्यर्थी सह छात्र नेता। इस बार जो पीटी परीक्षा हुई थी उसमें आप? हाँ, हम भी बैठे हुए हैं। इस बार क्या आपकी मांग है? और हमारी मांग है कि पीटी रिजल्ट को रद्द किया जाए और इसको सीबीआई से जांच कराया जाए। चरणबद्ध आंदोलन चलेगा, निर्णायक आंदोलन चलेगा। झारखंड की सड़कों पर अब संग्राम आएगा। अब देखिए क्या होता है। तो झारखंड की सड़कों पर अब आएगा संग्राम, ये कहना है अभ्यर्थियों का। सीएम से आग्रह किया जा रहा है, ये परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही है। अनियमितताओं को लेकर कई बड़े दावे किए जा रहे हैं। देखना ये होगा सरकार इस आंदोलन के बाद क्या पहल करती है। फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति राठी। अगली खबर, कानपुर के संस्कार लॉन में आयोजित आम महोत्सव में देश के अलग अलग हिस्सों से लाई गई आम की कई देसी और विदेशी प्रजातियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी। कहीं दशहरे की मिठास थी तो कहीं लंगड़ा, चौसा, अल्फोंसो और अन्य दुर्लभ किस्मों की खुशबू लोगों को अपनी ओर खींचती नजर आई। मेले में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और अलग अलग किस्मों के आमों के बारे में जानकारी ली। कार्यक्रम में स्थानीय आम उत्पादकों और किसानों को सम्मानित भी किया गया। आयोजकों का कहना है कि ऐसे आयोजन किसानों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ नई किस्मों और आधुनिक बागवानी तकनीकों की जानकारी देने का भी माध्यम बनते हैं। इस अवसर पर बॉलीवुड अभिनेता रंजीत और कानपुर के पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल भी मौजूद रहे। आयोजक और सांसद रमेश अवस्थी ने बताया कि कानपुर में पिछले कई वर्षों से आम महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। उनका कहना था कि आम को फलों का राजा कहा जाता है और इस आयोजन का उद्देश्य लोगों को आम की विभिन्न प्रजातियों और उनकी विशेषताओं से परिचित कराना है ताकि आम उत्पादकों को भी बढ़ावा मिल सके। कार्यक्रम के दौरान सांसद रमेश अवस्थी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि वे देश में मिठास फैलाने का काम कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग समाज में कड़वाहट फैलाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा भारी बहुमत से जीतेगी। कानपुर आम महोत्सव के नाम से प्रतिवर्ष इसका आयोजन होता है और आज आपने देखा है कि आम की भिन्न भिन्न प्रजातियों के बारे में लोग जाने, इसके लिए ये आम प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। आम फलों का राजा होता है, आम का उत्पादन बढ़ाने के लिए और किसानों का सम्मान के लिए भी एक कार्यक्रम प्रतिवर्ष होता है। आज उसी दिशा में फिर इसका आयोजन किया गया है। ये प्रदर्शनी लगी है, उसके बाद किसानों का सम्मान होगा। सर, इस आम की मिठास को 27 के चुनावी रंग में किस तरह से घोलेंगे? देखिए, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हर व्यक्ति को मिठास देना चाहते हैं। ये जरूर है कुछ लोग फिर भी अंदर कड़वाहट लिए रहते हैं, ये उनकी बात है। तो हम तो मिठास देते हैं और जनता को भी हम लोगों ने तमाम भिन्न भिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से जनहित की जो योजनाएं हमेशा सरकार ने दी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।